हर हाथ में मोबाइल, हर घर में इंटरनेट। हर मामले में दुनिया को टक्कर दे रहा है इंडिया। तकनीक के दम पर और बेहतर होगी जनता की जिंदगी। डिजिटल इंडिया के जरिए हर सुविधा होगी लोगों की मुट्ठी में। अस्पतालों की लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। घर बैठे पा सकेंगे हर डॉक्टर और हर इलाज के लिए अपॉइंटमेंट। नौकरी के लिए दस्तावेजों को लेकर दर दर भटकने के दिन लग जाएंगे। अब डिजिटल लॉकर में हर वक्त हर कहीं मौजूद होंगे आपके जरूरी दस्तावेज। सरकारी काम के लिए बार बार कागजातों पर दस्तखत से मिलेगी निजात। ई साइन की मदद से होगी हर मुश्किल आसान। हर शहर, हर गांव, हर गली तक पहुंचेगी तकनीक की रोशनी। जनता की खातिर खुल जाएगा सुविधाओं का पिटारा। तरक्की के पथ पर तेजी से दौड़ेगा इंडिया। हमारा मुल्क हर मायने में बनेगा डिजिटल इंडिया। और तब कहेगी पूरी दुनिया, जियो इंडिया जियो। और अब बात एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना की जो सीधे तौर पर आपसे, हमसे, अमीर से, गरीब से, साधारण आदमी से, रसूखदार आदमी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यानी ये योजना एक आम हिंदुस्तानी के लिए है, हम सब के लिए है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, नाम डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना जो कल अनाउंस होने वाला है। प्रधानमंत्री खुद इसकी घोषणा करने वाले हैं। डिजिटल क्रांति के जरिए पूरे देश के सशक्तिकरण का सपना अब अंतिम रूप ले चुका है। 1 जुलाई को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि डिजिटल इंडिया भारत की तस्वीर बदलने वाली योजना साबित होगी। आपको सबसे पहले समझाते हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कैसे देश की, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की सूरत बदलेगा और आप और हम जैसे आम इंसान को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। हर गांव में होगा इंटरनेट, हर सुविधा होगी ऑनलाइन, क्योंकि अब डिजिटल बनेगा इंडिया। न हर जगह दस्तखत की टेंशन, न अस्पताल की लंबी लाइन, क्योंकि अब डिजिटल बनेगा इंडिया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किसी प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। जी हाँ, कुछ ही सालों में ये सारी बातें हकीकत बन जाएंगी और इस सपने को साकार करने की शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की शुरुआत बुधवार 1 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में करेंगे। दिग्गज उद्योगपति समेत करीब 10,000 लोग इस समारोह में शामिल होंगे। 1 जुलाई से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम हफ्ते भर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभालते ही कहा था कि डिजिटल तकनीक की मदद से न सिर्फ शासन को आसान बनाएंगे, बल्कि इसके जरिए देश के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। मोदी जी का सपना है हर आदमी के हाथ में देश का शासन, देश का गवर्नेंस होना चाहिए। डिजिटल इंडिया उसी को मूर्त रूप दे रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ई गवर्नेंस की रफ्तार और तेज करेगा। इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। हर नागरिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगा। लोगों की मांग पर गवर्नेंस और तमाम सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। डिजिटल तकनीक के जरिए आम आदमी का सशक्तिकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन को ध्यान में रखते हुए संचार मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 प्रमुख स्तंभ तय किए हैं, जो आम इंसान की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाएंगे। डिजिटल लॉकर सिस्टम, इसमें कागजात की जगह ई डॉक्यूमेंट्स पर जोर होगा। mygov.in, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम मोबाइल पर आ जाएंगे। ई हॉस्पिटल के जरिए अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए छात्रों को हर छात्रवृत्ति की जानकारी मिलेगी। भारत नेट यानी हाई स्पीड डिजिटल हाईवे जो 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ेगा। बीपीओ नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और छोटे शहरों में 48,000 बीपीओ बनाए जाएंगे। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं। शहर से ब्लॉक, ब्लॉक से ग्राम पंचायत और उससे आगे लोग ले जाने की कोशिश करें, ताकि प्रधानमंत्री ऐसा मानते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं, जो दुनिया की सर्विस भी है, स्टडी भी है, कि जहां ब्रॉडबैंड की अधिक कनेक्टिविटी होती है तो वहां की विकास दर बढ़ती है। 1 जुलाई से शुरू होने वाला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 600 से ज्यादा शहरों में ये कार्यक्रम होगा। देश मजबूत बनेगा, देश साक्षर बनेगा। अमिताभ जी, ये सूचना का युग है, सूचना ताकत है। डिजिटल इंडिया वो पूरा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, भारती के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल समेत कई बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर देश दुनिया से आए तमाम उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिजिटल इंडिया में अपनी भागीदारी और निवेश का ऐलान करेंगे। वाकई ये हैरान कर देने वाली बात है कि देश के दूर दराज के इलाकों में जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची हो, वहां डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम पहुंचेगा कैसे। लेकिन सरकार का दावा है कि ये अच्छी शुरुआत है जो आने वाले दिनों में देश का चेहरा बदल देगा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। बहुत बात हो रही है कि डिजिटल इंडिया क्या है आखिरकार डिजिटल इंडिया, यही समझाने की अब हम कोशिश करते हैं अपनी इस वीडियो वॉल के जरिए। आम जनजीवन में इस डिजिटल इंडिया से क्या अंतर आने वाला है, कैसे फायदा पहुंचने वाला है, सरकार की सोच दरअसल किस हद तक आगे जा रही है आप सबसे जुड़ने को लेकर। क्या है डिजिटल इंडिया, ये एक आम साधारण भाषा में समझाया जाए अपने दर्शक वर्ग को, तो ये देश के भविष्य के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसका डेटाबेस पूरा तैयार हो जाएगा। काम करने का जो तरीका हमारा बहुत पुराना रहा है उसको आधुनिक बनाने की कोशिश है, मॉडर्न बनाने की कोशिश है, घर बैठे काम हो सके उस तरफ ये कदम आप कह सकते हैं बढ़ाने की कोशिश है। और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए करने की सरकार चाहती है। बहुत तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत उसमें पीछे ना छूट जाए, उस प्लेटफॉर्म पर लाकर करना है। और टेक्नोलॉजी की मदद से एक आम हिंदुस्तानी का जीवन कैसे कामयाब बने उस तरफ ये कोशिश की जा रही है। दरअसल ये कैसे होगा, कौन कौन से 9 बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसके जरिए ये 9 स्तंभ जिसको आप डिजिटल इंडिया के कह सकते हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे बहुत जरूरी है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। सबको ये सरकार मान के चल रही है कि पूरा हिंदुस्तान, हर नागरिक के पास फोन होगा ही होगा, इंटरनेट तक सबकी पहुंच होगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, सब हिंदुस्तानी के पास इंटरनेट की पहुंच हो। ई गवर्नेंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए शासन करने की तैयारी है, प्रशासन करने की तैयारी है। ई क्रांति, इसके जरिए आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध होगी, जैसे बिजली का बिल भरना है, फोन के बिल हो गए, पानी का बिल हो गया, जो अभी कुछ ही शहरों में, कुछ ही इलाकों में सीमित है, इसको घर घर तक ले जानी है, घर गांव तक ले जाना है, ग्राम पंचायत तक ले जाना है। इस स्तर पर सरकार सोच रही है। सभी के लिए सूचना, ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोग ही सूचना के लिए होंगे, और ये सूचना के अधिकार से बिल्कुल अलग है, ये मैं आपको साफ कर दूं। यानी जहां भी कुछ दुनिया में घट रहा है वो सूचना आप तक पहुंचे, तुरंत पहुंचे, उसका इंतजाम हो, इस बारे में भी डिजिटल इंडिया अपने आप में पहल कर रहा है। ये वो मोटे तौर पर 9 स्तंभ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, IT के जरिए रोजगार देने की बात है, बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के युवाओं को नौकरी देने की बात है, और भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम करने हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पूरे मामले में 2019 का एक लक्ष्य रखा गया है, यानी 5 साल, आप आज से अगर मान के चलें 2015 से, तो करीब 4 साल का लक्ष्य लेके चल रही है, 3.5 साल का लक्ष्य। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा पहुंचानी है 2019 तक। 2.5 लाख गांवों में सरकार वहां तक इस योजना को ले जा रही है। करीब आप देख सकते हैं 1,70,00,000 लोगों को IT, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 1,70,00,000 लोगों को सीधे रोजगार से फायदा होने वाला है इस स्कीम के जरिए, और करीब 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा इस डिजिटल इंडिया के जरिए। करीब 10 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर अगले 2.5-3 साल के अंदर डिजिटल इंडिया के जरिए
रोजगार के अवसर सरकार मुहैया कराना चाहती है। तो नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है डिजिटल इंडिया, जिसको हम जियो इंडिया जियो के कैंपेन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर डिजिटल इंडिया आपके खुद के पर्सनल इंडिविजुअली कैसे काम में आएगा। तो चलिए एक आसान तरीके से अब हम आपको समझाते हैं। दिल्ली का एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देश का जाना माना सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं भी हैं और यहाँ के डॉक्टर्स को सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह ओपीडी में अगर आपको नंबर लेना है तो करीब 4 बजे, जो ओपीडी खुलती है 8 बजे के आसपास, उस पर 4 बजे जाकर आपको लाइन में लगना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अब एम्स जैसे तमाम अस्पतालों में, तमाम सरकारी अस्पतालों में आपको घर बैठे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। न सिर्फ ओपीडी का बल्कि तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स का भी। इतना ही नहीं, इसी इंटरनेट के जरिए आप अपनी जो जांच रिपोर्ट आपके पास, जिसकी जांच उस अस्पताल में चल रही है, वो रिपोर्ट आप इंटरनेट के जरिए घर बैठे पा सकते हैं। उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको अपने एक पर्सनल फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। यह है बिहार के छपरा से आए मुन्नी लाल। इन्हें हर 3 महीने पर इलाज के लिए एम्स आना पड़ता है। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे इस मरीज को हर बार अपॉइंटमेंट और जांच रिपोर्ट लेने के लिए घंटों और कई बार दिनों तक एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। इलाज की इस लंबी प्रक्रिया में मरीज के साथ उनके घर वाले भी परेशान रहते हैं। दिखा लिए हैं, उसके बाद फिर हो गया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो 1 घंटा से हम घूम रहे हैं, फिर नहीं मिले, कोई नहीं बता रहा है। जैसे अल्ट्रासाउंड करना है और भी 2-3 टेस्ट है, कोई बता ही नहीं रहा है। कोई कह रहा है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब बता ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाए। हाँ, यहाँ के लाइन लगा रहे हैं। यहाँ सुबह से आए हैं, लाइन में खड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक एम्स में रोजाना करीब 10,000 लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इलाज के लिए आते हैं। यहाँ ओपीडी में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ही मिलता है। इसलिए लोग काउंटर खुलने से घंटों पहले ही लाइन में लग जाते हैं। लेकिन अब लोगों को लंबी लाइन से निजात मिल जाएगी। मरीजों की मुश्किल दूर करने के लिए एम्स ने एक नई पहल की है। बुधवार 1 जुलाई से कोई भी मरीज या उसका रिश्तेदार देश के किसी भी कोने से इंटरनेट के जरिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है। इससे जुड़ी जानकारी www.aims.edu पर मौजूद है। बुकिंग के लिए सिर्फ 10 रुपए फीस देनी होगी, जिसके लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया था एम्स के अंदर, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स का ओपीडी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन घर बैठे आप ले सकते हैं। और ये इनिशिएटिव सरकार को बहुत पसंद आया डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के द्वारा, और उन्होंने इसको प्रोजेक्ट करने की फैसला लिया है। फिलहाल एम्स के 30 डिपार्टमेंट में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू की जा रही है। ये वो डिपार्टमेंट हैं जिनकी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ मरीजों को डॉक्टर का नाम, कमरा नंबर, यहाँ तक कि पहुँचने का रास्ता, दिन, तारीख, समय और नंबर बताया जाएगा। बिहार, यूपी के लोग दिल्ली आते हैं एम्स में दिखाने के लिए। उनको आना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो हमने अपने विभाग को कहा, आईटी को, कि आप एक ऐसा बनाइए ऐप कि लोग बटन दबाएं, अपनी बीमारी बताएं, कहाँ दिखाना है, आपको सितंबर में इस महीने में आना है, अगस्त में इस महीने में आना है, आपको नंबर मिल जाएगा, आप आइए। तो ये हमने रास्ता निकाला। ऑनलाइन बुकिंग का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी सख्त प्रावधान किया गया है। अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद कोई मरीज एम्स नहीं पहुंचता है तो उसे अगले 1 महीने तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसे मरीज काउंटर से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मरीजों की सुविधा के लिए इसी महीने से काउंटरों की संख्या 30 से बढ़ाकर 100 होने जा रही है। एम्स के बाद दिल्ली के आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल और बेंगलुरु के विम्हांस अस्पताल में भी ऑनलाइन सुविधा शुरू की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं इतनी जटिल हैं कि इन्हें सुलझाना इतना आसान नहीं, लेकिन सरकार की ये छोटी सी पहल हो सकता है कि मरीजों को बहुत राहत दे। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। ये तो बात हुई सिर्फ दिल्ली के अस्पताल की। यही कोशिश है सरकार की कि देश भर के जितने सरकारी अस्पताल हैं उनको इसी सुविधा के साथ जोड़ा जाए, ताकि आम आदमी को, आम नागरिक को परेशानी न हो अस्पताल में जाकर, क्योंकि अस्पतालों का माहौल ऐसा है, खासकर सरकारी अस्पतालों का, कि जो स्वस्थ आदमी है वो वहां पहुंचकर वहां का आलम देखकर बीमार पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी एक और खबर की। दिल्ली सरकार को वैट की दरें बढ़ाने का अधिकार अपने हाथों में मिल गया है। दिल्ली विधानसभा ने वैट की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया है अब, और केजरीवाल सरकार जब चाहे दर्जन भर चीजों के दाम 30% तक बढ़ा सकती है। दिल्ली में फिल्म देखना महंगा, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना हुआ महंगा, केबल टीवी देखने पर ढीली होगी जेब, और अब पेट्रोल, डीजल, कोल्ड ड्रिंक, शराब और सिगरेट भी महंगे। जी हां, अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो महंगाई बम के लिए तैयार रहिए। पिछले साल 0 रुपया दिया जाना इस बात का सबूत है कि इनकी मंशा क्या है और इनकी नीयत क्या है। केजरीवाल सरकार को दिल्ली में वैट की दरें बढ़ाने का अधिकार मिल गया। विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार अब वैट की दरें 30% तक बढ़ा सकती है। पहले ये 20% तक ही सीमित था। अब सरकार जब चाहे पेट्रोल, डीजल, देशी और अंग्रेजी शराब, 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत की घड़ियां, हर तरह की कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, लॉटरी के टिकट पर वैट बढ़ा सकती है। हालांकि बीजेपी इस मसले पर पूरी तरह सरकार के खिलाफ है। नेता विपक्ष ने प्रस्ताव पास होते ही बिल की धज्जियां उड़ा दी। इस बजट में जनता के समक्ष ये पेश करना कि हम 6 वर्किंग हॉस्टल्स बना रहे हैं। 6 वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल का तो योजना 2014-2015 के बजट की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वित्त मंत्रियों के साथ पिछले महीने ही बैठक की थी, जिसमें सहमति बनी कि सभी राज्यों में एक समान वैट होना चाहिए। दरअसल दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके लिए बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत है। दिल्ली सरकार अब इसके लिए ऐसे रास्ते तलाश रही है। बड़े अजीब सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा चुनाव से पहले इसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर वैट का रेजिम्स और वैट का रेट सबसे कम होगा पूरे देश में। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट करा है उसमें वैट दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा एक तरीके से हो जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी की दलील है कि इस फैसले के बाद आसपास के राज्यों के मद्देनजर वैट में एकरूपता आएगी। ये केवल दिल्ली सरकार ने नहीं करा है। आपको याद होगा कि नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर तमाम चीजों पे वैट लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी लाख दावे करे, लाख दलीलें दे। बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली की जनता ने दूसरी बार आम आदमी पार्टी को बहुमत देकर सत्ता में बिठाया तो किसने सोचा था कि सरकार जनता पर बोझ डालकर महंगाई को ही हवा देगी। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने वैट से 24,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है, लेकिन बजट में यह साफ नहीं किया कि सरकार वैट वसूली का लक्ष्य किस तरह पूरा करेगी। साफ है कि आने वाले समय में सरकार कुछ चीजों पर वैट की दरें बढ़ाकर कमाई का अपना लक्ष्य पूरा कर सकती है। सरकार भले ही लाख सफाई पेश करे कि उसका वैट बढ़ाने का इरादा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जो फैसला सदन से हो सकता है उसका अधिकार दिल्ली कैबिनेट को क्यों दिया गया। और जब वैट में बढ़ोतरी का इरादा ही नहीं है और बढ़ाना ही नहीं है तो सवाल ये उठता है कि 20 से 30% वैट में बढ़ोतरी को लेकर सदन में प्रस्ताव पास ही क्यों हुआ। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस की। आज कांग्रेस ने एक बार फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ अपना हमला तेज किया। इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश आज फिर कुछ नए कागजात, दस्तावेज लेकर प्रेस के सामने आया और ये दावा किया कि धौलपुर हाउस की जो प्रॉपर्टी है, जो होटल है, वो दरअसल सरकारी है। उस पर गैर कानूनी तरीके से वसुंधरा राजे उनके परिवार ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया। मंगलवार को कांग्रेस ने 4 नए सबूतों के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर एक बार फिर हमला बोला।
धौलपुर हाउस को लेकर कांग्रेस अपने पुराने आरोपों पर अड़ी है। कांग्रेस ने इस बार 13 अप्रैल 1949 के नेशनल आर्काइव का दस्तावेज पेश करते हुए कहा, महाराजा उदयभान सिंह को महल में जीवन भर रहने की इजाजत मिली थी, लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास ही था। दुष्यंत सिंह ने गैर कानूनी तरीके से महल से लगी 600 मीटर जमीन का लगभग 2 करोड़ रुपए मुआवजा लिया। इसकी शिकायत 10 अप्रैल 2013 को सीबीआई से भी की गई। दुष्यंत सिंह और उनके पिता के बीच सिर्फ चल संपत्ति का समझौता हुआ था, न कि महल का, क्योंकि महल अचल संपत्ति है। हेमंत और दुष्यंत दोनों के हस्ताक्षर हैं और इन दोनों हस्ताक्षरों के बाद राजस्थान सीएम के राजनीतिक कार्यकाल का अंत समय आ गया। बीजेपी ने भी कांग्रेस के नए सबूतों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। राजस्थान सरकार में मंत्री और वसुंधरा के करीबी राजेंद्र राठौर ने कहा कि सिंधिया परिवार का कब्जा नियमों के मुताबिक है। अगर जयराम रमेश इसे गलत साबित कर दें तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। अगर दस्तावेजों से वो प्रमाणित कर दें कि धौलपुर महल की मलकियत के अंदर किसी प्रकार की अनियमितता है या वो धौलपुर का महल सरकार का है, तो या तो वो राजनीति से संन्यास ले लें या मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। इस बीच एक वकील ने मालिकाना हक को लेकर दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि कानूनी तौर पर सिटी पैलेस दुष्यंत सिंह का है। 1958 में हेमंत सिंह के गार्जियंस जो थे, महारानी बलविंदर कौर थी, उन्होंने सिटी पैलेस को केसरबाग से एक्सचेंज कर लिया। केसरबाग जो हिजाइनेस की प्रॉपर्टी थी वो तो राज्य सरकार को दी थी और सिटी पैलेस बदले में उन्होंने ले लिया था। हालांकि जयराम रमेश इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जब राजस्थान और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन आरोपों की जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और ये जाते जाते इंडिया नौ बजे में बात करते हैं एक बड़े दर्दनाक हादसे की। इंडोनेशिया में आज एक खतरनाक हादसा हुआ। इंडोनेशिया के मिदान शहर में सेना का एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में 116 लोगों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में से 113 लोग विमान में सवार थे, जबकि 3 लोग दुर्घटनाग्रस्त विमान की चपेट में आकर मारे गए। बताया जाता है, इन तस्वीरों में दिखाई भी देता है कि यह विमान मिदान शहर के रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। विमान की चपेट में आने से 2 कारों और एक मकान में आग लग गई। इस हादसे में कई सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सेना का हरक्यूलिस विमान उड़ान के फौरन बाद दुर्घटना का शिकार हो गया। अब तक 116 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है।